हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों का सोशल साइंस का जनवरी का असाइनमेंट लेकर। तो ये इंग्लिश मीडियम वाला है, हिंदी मीडियम वाले मेरे बच्चे निराश ना हो, उनके लिए भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ सेक्स रेशियो इज़ डिक्रीज इन एनी कंट्री व्हाट विल हैपन। यानी कि अगर सेक्स रेशियो कम हो जाए किसी देश में तो क्या होगा। इफ़ सेक्स रेशियो, अच्छा सेक्स रेशियो होता क्या है ये पहले समझना ज़रूरी है। तो सेक्स रेशियो होता है आदमी और औरत के बीच का जो नंबर है, अगर वो कम ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए, इफ़ सेक्स रेशियो इज़ डिक्रीज, अगर सेक्स रेशियो कम हो जाता है, ऑफ नंबर ऑफ वुमेन विल रिड्यूस इन कंपेयर टू मेल इन द सोसाइटी। तो क्या होगा, महिलाओं का अगर मान लीजिए संख्या कम हो गई है ना आदमियों से, तो क्या होगा सोसाइटी में। इन नॉर्मल एंड हेल्दी सोसाइटी सेक्स रेशियो शुड बी इक्वल। अगर कोई भी अच्छी सोसाइटी, हेल्दी यानी सेहतमंद सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटी हम सामान्य माने, उसको अगर अच्छा रहना है तो जो सेक्स रेशियो है उसको बराबर होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ एनी कंट्री द सेक्स रेशियो इन इज़ लेस, इट मीन्स, अगर किसी में सेक्स रेशियो कम है तो इसका मतलब होता है अटेंशन इन गिवन टू गर्ल्स एंड वुमेन एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन में, जो महिलाओं की पढ़ाई में, महिलाओं की शिक्षा में, बच्चियों की शिक्षा में, हेल्थ में, उनके सेहत में नहीं दी जा रही है, क्योंकि वहाँ का सेक्स रेशियो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इससे ये समझ आता है, ठीक है। इफ़ सेक्स रेशियो विल बी डिक्रीज द क्राइम विल बी मोर। अगर सेक्स रेशियो कम हो गया तो क्राइम ज़्यादा होगा। देखिए, मान लीजिए अगर महिलाएं कम हो जाएंगी और आदमियाँ ज़्यादा हो जाएंगे, आदमी लोग ज़्यादा हो जाएंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा समाज में क्राइम बढ़ जाएगा, यानी कि अपराध बढ़ जाएगा। आप समझ सकते हैं ये मैं किस सिलसिले में बोल रही हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाई प्लान डेवलपमेंट हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज। यानी कि प्लान डेवलपमेंट के कारण गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे बढ़ती है। तो देखिए, स्ट्रेंथ इन ऑफ इंडिया, यानी कि स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी। स्ट्रेंथ इज, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हो रहा है, मिनरल में हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इज, इसके पीछे ये कारण है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स इज लेस एफर्ट्स आर मेड फॉर हेल्थ सिक्योरिटी। देखिए, जो हमारा सेहत का जो हमारा सिक्योरिटी है, यानी कि हमारे सेहत के प्रति जो हमारा ध्यान रखने की बात है, उसमें पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं वो लोग कम ध्यान दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और ये फेल होता जा रहा है। यानी कि जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारी पिछड़ते जा रही है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड, जो एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड हो रहा है आर नॉट सफिशिएंट, वो काफ़ी नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट इम्प्रूव। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे ठीक किया जाए, इसके पीछे इसको अगर आगे करना है तो हमको प्लान्ड डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। इट इज़ एसेंशियल टू डेवलप वुमेन एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन, ठीक है। तो हम गवर्नमेंट का जो स्ट्रेंथ हो कैसे बढ़ा सकते हैं, हम वुमेन एजुकेशन को ज़्यादा प्राथमिकता दें, हम एडल्ट एजुकेशन को ज़्यादा प्राथमिकता दें। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहते हैं तो अवेयरनेस ऑफ पीपल इज़ असेंशियल, यानी कि लोगों की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। एक्शन अगेंस्ट ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन, अदर सोशल एविल्स शुड बी टेकन। कौन सा एक्शन हमें उठाना है, गवर्नमेंट को उठाना है एक्शन प्लानिंग के ज़रिए, ताकि प्लानिंग डेवलपमेंट हमारे देश को बहुत ही मददगार साबित हो। उसके पीछे हमको क्या क्या ध्यान रखना है, हमें ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है, हमें करप्शन यानी कि घूसखोरी को कम करना है, हमें सोशल एविल, सामाजिक जो अपवाद है, सामाजिक में जो समाज में जो अत्याचार हो रहा है, जो खराब चीज़ें हो रही हैं, उनको रोकना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 3 एशियन कंट्रीज इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया कैरिड आउट लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर दे बिकम इंडिपेंडेंट, डिस्क्राइब इट। अब देखिए, जब ये तीनों देश यानी कि इंडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया, ये जब इंडिपेंडेंट हो गए, यानी कि ये आज़ाद हो गए, ये पहले किसी न किसी के दूसरे कंट्री के अधीन थे, यानी कि डिपेंडेंट थे, गुलाम थे। जब ये आज़ाद हुए तो
क्या किया, इन्होंने क्या किया, क्या लैंड रिफॉर्म किया। तो देखिए वियतनाम ने क्या किया। इन वियतनाम देयर वॉज एन एंड ऑफ जमींदारी सिस्टम। वहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब ज़मींदारी सिस्टम क्या होता है? ज़मींदारी सिस्टम वो होता है जिसमें कि देखो लैंड फेज फार्मर वर्कर्स बिकेम ओनर ऑफ द लैंड। देखिए कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है बच्चे, बहुत ही जल्दीबाजी में मैंने ये बनाया है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी। मैं इतना समझती हूँ कि मेरे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि अगर थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो भी गया होगा तो आप संभाल लोगे, ठीक है। तो इतना तो सपोर्ट मैं आपसे चाहती हूँ। तो कुछ कुछ मुझे दिख रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप संभाल लीजिएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा जैसे लैंड का फैंड हो गया है तो आप समझ सकते हैं वो मैं लैंड ही बोलना चाह रही होंगी। एक्चुअली जल्दी जल्दी टाइपिंग करने से ऐसा हो जाता है बच्चे। तो चलिए इससे मैं इस कारण से आप मैडम का मजाक मत उड़ाइएगा, ठीक है। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, कुछ कुछ अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए बच्चे, आखिर मैं भी इंसान ही हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ज़मींदारी सिस्टम होता क्या है? एक्चुअली ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता है, कोई जो किसान होता है वो अपने ज़मीन को गिरवी रखता है किसी के पास और उस पैसे के उस पैसे से वो अपनी ज़मीन पे खेती किसानी करता है। तो इस तरीके से वो ज़मींदारी सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया वियतनाम में आज़ाद होने के बाद। लैंड लिमिट वॉज फिक्स फॉर ईच फार्मर, ठीक है। एक लैंड का लिमिट रखा गया कि एक फार्मर के पास, एक किसान के पास इतनी ही ज़मीन होगी। द प्रॉपर्टी ऑफ ज़मींदार्स वॉज टेकन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितनी भी ज़मींदार की प्रॉपर्टी थी, है ना, संपत्ति थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चली गई, यानी कि केंद्र सरकार ले लिए। आफ्टर मैनी ईयर्स पुअर फार्मर वर्कर बिकेम ओनर ऑफ द लैंड। बहुत सालों के बाद जो हमारे किसान हैं, किसान भाई लोग हैं, उनको खुद की ज़मीन हासिल हुई, यानी कि वो खुद के ज़मीन के ओनर बन पाए, ठीक है। ऑल द ज़मींदार्स वेयर किल्ड इन वियतनाम। जितने भी ज़मींदार थे वियतनाम में उनको सबको मारा गया। तो इस तरीके से वियतनाम में एक लैंड रिफॉर्म आया, ठीक है। उस तरीके से इंडोनेशिया में देखते हैं। इन इंडोनेशिया लैंड रिफॉर्म्स वेयर डन बट एवरीवेयर लीगल प्रोसीजर वॉज फॉलोड, ठीक है। इंडोनेशिया में क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म बहुत ही ज़्यादा लीगल प्रोसीजर के थ्रू फॉलो किया गया, यानी कि कोर्ट कचहरी के थ्रू फॉलो किया गया। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनलिज्म द लैंड रिफॉर्म एक्ट वॉज पास, ठीक है। वहाँ पे एक एक्ट बनाया गया, लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया गया, ठीक है। अब इंडिया में क्या हुआ, इन इंडिया ऑल्सो आफ्टर फ्रीडम के बाद सम लैंड रिफॉर्म टुक प्लेस। कुछ कुछ लैंड रिफॉर्म हमारे इंडिया में भी हुए आज़ादी के बाद, बट दे वेयर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म। लेकिन वो कम्युनिज्म के कारण नहीं हुआ। अंडर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ द रिफॉर्म वेयर डन, ठीक है। देयर वॉज एन एंड ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम तो ख़त्म हो गया इंडिया में भी। फार्मर्स वेयर मेड फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। जो फार्मर हमारे किसान भाई लोग हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन से मुक्त हो गए, यानी कि उनका शोषण होना बंद हो गया। दो देयर वॉज एन एंड ऑफ जमींदारी सिस्टम, जबकि एंड हो गया था, जमींदारी सिस्टम ख़त्म हो गया था। जमींदार्स वेयर नॉट किल्ड लाइक वियतनाम। लेकिन वियतनाम में ज़मींदारों को जैसे मारा गया, यहाँ पे उस तरीके से उनको नहीं मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड अफ्रीकन फ्रीडम मूवमेंट। इंडिया में जो हम स्वतंत्रता का जो मूवमेंट लड़े उससे अफ्रीकन मूवमेंट कैसे अलग था। तो चलिए इसको पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है, इन इंडिया ओनली द ब्रिटिश हैज़ रूल। इंडिया में सिर्फ ब्रिटिश लोगों ने ही राज किया, बट अफ्रीका इन वेरियस पार्ट्स डिफरेंट नेशंस वेयर रूल। देखिए ये नेशंस भी अलग अलग हो गए बच्चे, ये नेशंस एक साथ है, ठीक है। तो देखिए ये जो एक मिनट मैं बता देती हूँ आपको। देखिए ये जो ये है ना बेटा, ये नेशंस एक साथ है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप संभाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो नेशन है वो अलग अलग नेशन की तरह रूल हुए हैं। द लीडरशिप ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया वॉज डन बाय मिडिल क्लास एजुकेटेड इंडियन। जो हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता के लिए जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई वो ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग थे, मिडिल क्लास जो एजुकेटेड थे, जो शिक्षित थे। लेकिन अफ्रीका में क्या हुआ, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे जो वर्कर्स लोग हैं, यानी कि वहाँ पे जो कार्य करते हैं, यानी कि जो वहाँ के वर्कर्स हैं, यानी कि क्या बोलना चाहिए उसको, मजदूर लोग हैं, वो मजदूर लोगों ने वहाँ पे एक अपना संगठन बनाया और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत ज़्यादा
संघर्ष किया। इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में जो फ्रीडम मूवमेंट था, वेरियस लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कास्ट एक्सेट्रा टुक पार्ट, यानी कि हर तरीके के भाषा, हर तरीके के जाति वाले लोग इसमें शामिल हुए। लेकिन अफ्रीकन मूवमेंट में क्या हुआ कि अफ्रीका के लोग इतना स्ट्रगल नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। इंडिया तो इंडिपेंडेंट हो गई 1947 में, लेकिन अफ्रीका इंडिपेंडेंट बहुत ही लेट से हुई। ठीक, अब लास्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द हार्डल इन द डेवलपमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या बोल रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक रुकावट है पूरे दुनिया के डेवलपमेंट में, यानी कि पूरी दुनिया के विकास में जो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है वो एक हर्डल है, एक अवरोध है, एक क्या बोलना चाहिए, एक रुकावट है। तो इसके आप कहाँ तक सहमत हैं ये बताइए। तो देखिए, दिस इज़ पार्शियली ट्रू, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही है। जैसे कि ओवर बर्डन ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी कि खेती किसानी में ज़्यादा बर्डन हो जाता है। भाई ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा पैदावार करनी पड़ेगी, ज़्यादा पैदावार करनी पड़ेगी तो ज़्यादा लोगों को उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये खेती पे बहुत ज़्यादा बोझ है। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ फूड क्रॉप्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाना पड़ेगा, जो कि अनाज इतना पॉसिबल है नहीं, है ना भाई। जो संसाधन है वो तो सीमित है ना, लोग बढ़ते जा रहे हैं लेकिन संसाधन सीमित है, तो कैसे सबको खाना खिला पाएंगे हम। तो ये एक प्रॉब्लम आती है भुखमरी की, है ना, क्रॉप की। तो चलो उसके बाद लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भाई लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा क्योंकि लोग ज़्यादा हो जाएंगे, काम कम है, तो भाई एक काम को क्या 10 लोगों से करवाएंगे? नहीं करवा सकते ना, एक काम को तो एक ही इंसान से करवाना है। तो इसीलिए जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो रोज़गार है वो कम होता जाएगा। तो इसीलिए आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा आई डू नॉट अग्री विद दिस स्टेटमेंट, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके पक्ष में भी 2-3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ, जो बच्चे मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं या जो मुझे जानते नहीं हैं, उनको मैं बता दूँ कि मैं रोज़ लाइव क्लास लेती हूँ जिसमें आपके 90+ स्कोर ज़रूर आएंगे। तो मैं अभी सैम्पल पेपर सॉल्व करवा रही हूँ पूरे सॉल्यूशन के साथ, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो अगर आपको भी वो चाहिए कि आप भी लाइव क्लास अटेंड करो और आप भी 95 स्कोर करो, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे मैं लाइव आने का नोटिफिकेशन भेजती हूँ। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी परेशानी है, तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आप मेरे वेबसाइट में जा सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अभी तक आपने अगर मेरे इंग्लिश के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो नहीं देखे हैं, सारे क्लास के 10th के सारे सब्जेक्ट्स के, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। मेरे चैनल में आपको बहुत 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 इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको 95 क्या 99 स्कोर करवा सकते हैं। तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। तो आज यहीं तक हमारा साथ रहा। मैं बस यही शुभकामनाओं के साथ कि आप 99 स्कोर 100% ज़रूर करोगे, इसी शुभकामना के साथ हम आज यही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हाँ, एग्ज़ाम में तहलका मचाने के लिए तैयार रहिए। बाय बाय।